तो देखिए कल हमने आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ लिया था, तो उस पे आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर आज हम अपना एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, infrared spectroscopy absorption occur when the molecule undergoes a change in कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब मॉलिक्यूल में कौन सा चेंज होता है। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ओनली, पोलराइजेबिलिटी ओनली, बोथ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट एंड पोलराइजेबिलिटी, एंड डी इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ओनली। ठीक है, तो इनमें से ये पूछा गया है कि जब आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी कंडीशन होना इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कल हमने पढ़ा था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा कौन सी कंडीशन होना इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल जो है वो आईआर को एब्जॉर्ब कर सके। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो आईआर कब एब्जॉर्ब कर पाएगा या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कब दिखाएगा, जब उस मॉलिक्यूल में आपका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा। मींस जब उसमें डाइपोल मूवमेंट, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवा रहे हैं, ठीक है, या बेंड कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई वाइब्रेशन हो रहा है, बट वो वाइब्रेशन आईआर तभी आपका एब्जॉर्ब करेगा जब क्या होगा, आपका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट में चेंज आएगा, मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट में चेंज आएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वाइब्रेशनल मोड विल बी रमन एक्टिव इफ देयर इज ए चेंज इन परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, पोलराइजेबिलिटी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ए वाइब्रेशनल मोड विल बी रमन एक्टिव। अब हम इसमें पूछा गया है कि रमन एक्टिव होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, उसका डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए या पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए या दोनों में चेंज होना चाहिए या नन ऑफ द एबव में चेंज होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा कि हमारे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था कि डाइपोल मूवमेंट चेंज परमानेंट होगा तभी हमारा मॉलिक्यूल आईआर को एब्सॉर्ब करेगा। वैसे ही रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी कंडीशन फुलफिल हो ताकि वो मॉलिक्यूल रमन एक्टिव शो। एनीवन कैन आंसर। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपको पता है कि उसमें हमारा डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है, वैसे ही हमारे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा क्या चेंज होता है, पोलराइजेबिलिटी का चेंज होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में अगर चेंज होगा तो वो क्या होगा, तो वो रमन एक्टिव कहलाएगा। अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिग्नल्स शो नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिलेक्शन रूल फॉर आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो हमने एक सिलेक्शन रूल पढ़ा था उसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सिलेक्शन रूल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला है हमारा, ए वाइब्रेशन दैट इज आईआर एक्टिव इज ऑलवेज रमन एक्टिव, ए वाइब्रेशन दैट इज आईआर active is never Raman active. Some vibration can be active in both IR and Raman, and IR and Raman spectra always show the same set of vibrational bands. तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या होगा इसमें कि ये वाइब्रेशन दैट इज IR एक्टिव इज ऑलवेज रमन एक्टिव। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी वाइब्रेशन अगर IR एक्टिव है तो वो हमेशा रमन एक्टिव हो, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। वाइब्रेशन दैट इज आईआर एक्टिव इज नेवर रमन एक्टिव, तो नहीं, नेवर, यहाँ पे नेवर आ गया तो ये नहीं होगा। ठीक है, आईआर एक्टिव हो और रमन इनएक्टिव हो। ठीक है, ये किन मॉलिक्यूल्स में हम लोग देखते हैं,
जो हमारे सेंट्रोसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, ये हमारा क्या क्या आता है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो क्या होता है सेलेक्ट, तो IR पॉजिटिव और रमन निगेटिव तभी शो होगा जब क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल सेंट्रोसिमेट्रिक होगा। बट इसमें लिखा है कि नेवर, तो नहीं, जो नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ये स्टेटमेंट फिट नहीं होगा। ओके, See, हमारा सम वाइब्रेशन कैन बी एक्टिव इन बोथ हैंड IR एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वाइब्रेशंस दोनों ही IR और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो, एक्टिव हो। IR एंड रमन स्पेक्ट्रा ऑलवेज शो द, नहीं, ऑलवेज शो नहीं करते हैं। जैसे कि हमने बताया सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, IR अगर पॉजिटिव है तो रमन निगेटिव होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉक लाइन्स इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करस्पॉन्ड्स टू द स्कैटर्ड फोटोन हैविंग, ऑप्शन ए है आपका हायर एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन, लोअर एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन, एग्जैक्टली सेम एनर्जी, और एनर्जी ट्वाइस दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो क्या पूछा गया है कि जो स्टॉक लाइन होती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसमें जो फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, हायर एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन, नहीं, ये नहीं होता। स्टॉक लाइंस में क्या होता है, लोअर एनर्जी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी स्टॉक। जब इंसिडेंट लाइट से हमारे फोटोन एक्स्ट्रा लाइट लेके स्कैटर करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टॉक लाइंस। ओके, लोअर एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन, हाँ, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, लोअर एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन इंसिडेंट हुए हैं उनसे जो उसकी एनर्जी होगी वो कम होगी। ओके, एग्जैक्टली सेम एनर्जी एज द इंसिडेंट फोटोन, तो नहीं, ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलाई स्कैटरिंग। ओके, जब सेम एनर्जी से जो इंसिडेंट हुआ है उसी एनर्जी से मॉलिक्यूल स्कैटर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिलाई स्कैटरिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डुअल कॉम्प्लीमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी इफ ए वाइब्रेशनल मोड इज ऑब्जर्व्ड इन IR but not Raman, it suggests that mode involves a change in dipole moment but a small change in polarizability. Is it true or false? तो इसमें क्या पूछा गया है कि डुअल कॉम्प्लीमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर वाइब्रेशनल मोड IR में शो हो रहा है बट रमन में शो नहीं हो रहा है, मीन्स वो IR पॉजिटिव है बट रमन निगेटिव है। ओके, तो क्या होगा, तो उसका मीन्स ये होगा कि जो डाइपोल मूवमेंट उसमें तो चेंज आया है बट पोलराइजेबिलिटी में स्मॉल चेंज आया है, इसलिए वो रमन इनएक्टिव है। तो हाँ, ये एक हमारी कंडीशन हो सकती है। तो ये हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। ओके, अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप हमारे पहले की जो कल हमने पढ़ा था IR और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको पढ़ के आप ये सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो देखिए क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा, जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी उसमें हम जैसे सर्कुलर डायकोरिस में पोलराइज लाइट पढ़ रहे थे, तो पोलराइज लाइट में हमने क्या देखा कि जो पोलराइजर होता है वो उन कंपोनेंट्स को ही सिर्फ पास करता है जो उसकी एक्सिस से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को पास करता है। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे थे अभी तक यूवी में, सर्कुलर डायकोरिस में, हम लोग कौन सा कंपोनेंट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पढ़ रहे थे। ओके, जैसा कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उन दोनों के परपेंडिकुलर ही हमारी जो लाइन होती है वो क्या करती है, जो लाइट होती है वो प्रोपोगेट करती है। तो अब NMR में हम क्या, किस चीज का यूज करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स का। ओके,
मैग्नेटिक फील्ड। अपने सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए अब हम इसका यूज करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो देखिए उस स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है, मैग्नेटिक स्पिन। हर मॉलिक्यूल में क्या होता है, मैग्नेटिक स्पिन, या एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या स्पिन क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक स्पिन। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक स्पिन या स्पिन क्वांटम नंबर। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो तरीके से लाई कर सकते हैं, या तो वो इस तरीके से होंगे या इस तरीके होंगे। इसको क्या बोलते हैं, +1/2 और -1/2। ओके, ठीक, तो ये क्या होता है, ये हमारी मैग्नेटिक स्पिन होती है। अब इसी स्पिन में चेंज हो जाना, अगर इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उससे ही हम अपना क्या निकालते हैं, NMR स्पेक्ट्रा बना के उससे ही हम अपने सैंपल्स का पता लगाते हैं। ये हमारा बेसिक सी चीज है। देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक स्पिन न्यूक्लियाई विद ऑड एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हैव ए प्रॉपर्टी कॉल्ड न्यूक्लियर और मैग्नेटिक स्पिन। अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि किसके पास मैग्नेटिक स्पिन है या न्यूक्लियर स्पिन है, तो वो एटम या वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम जिनके पास क्या एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जिसका ऑड हो, ठीक, वो क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक स्पिन शो करेंगे। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में अगर कोई एक चीज भी निगेटिव है तो सॉरी ऑड है, तो वो क्या मैग्नेटिक स्पिन को शो करेंगे। जैसे हम बात करते हैं अपना C6 C12, ओके, और एक हमारा मॉलिक्यूल है C6 C13, ये क्या है, आइसोटोप्स हैं। ओके, तो देखिए क्या है, इसमें हमें दोनों चीजें, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही क्या है, इवन। ओके, तो ये जनरली हमारे इसके पास जनरली मैग्नेटिक स्पिन नहीं होगी। वही इसका एटॉमिक नंबर तो निगेटिव है, बट ये सॉरी इसका एटॉमिक नंबर तो क्या है, इवन है, बट जो मास है वो कैसा है, ऑड है, तो इसमें मैग्नेटिक स्पिन हो सकती है। ओके, तो या कोई दोनों चीजें अगर इवन होगी तो उसमें मैग्नेटिक स्पिन नहीं होगी, और कोई एक चीज भी क्या होगी, ऑड होगी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में, तो वो क्या शो करेंगे, न्यूक्लियर और मैग्नेटिक स्पिन को शो करेंगे। ओके, तो देखिए क्या है नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्फेरिकल पार्टिकल्स दैट इज स्पिनिंग। क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्फेरिकल पार्टिकल दैट इज स्पिनिंग। कि कैसे न्यूक्लियस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है। ठीक है, This involves a kinetic movement of rotation called nuclear spin। अब जो ये स्पिन कर रहा है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, अब यही स्पिन हमारी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर स्पिन हो जाएगी। ओके, और इसको हम अगर थ्योरेटिकली पता लगाना होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे, उन एटम्स जिनके एटम्स के पास कोई एक एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास में से कोई एक चीज ऑड है या दोनों चीज ऑड है, तो वो क्या शो करेंगे, न्यूक्लियर या मैग्नेटिक स्पिन शो करेंगे। ओके, वैल 1H, इसको H1 है, वैल H1 NMR इज वेरी कॉमन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। न्यूक्लियाई लाइक C13 N15 and P31 are often used in biochemical और biomolecule NMR। तो सबसे कॉमन NMR है वो हम किसकी पढ़ते हैं, H1 की। ठीक है, H1 NMR इज वेरी मच कॉमन एंड हमें इस पे क्वेश्चन मिलते हैं और इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कुछ और मॉलिक्यूल्स के NMR भी अभी हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें आपका C13 क्यों, क्योंकि इसके पास 13 क्या है, ऑड है, N15 ओके, और P31 भी क्या शो करते हैं, आपका NMR शो कर सकते हैं, और इसको हम बायोकेमिकल और बायोमोलिक्यूलर NMR में यूज करते हैं। ओके, तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट उस पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने समझ लिया कि न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है, मींस
या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वही क्या है हमारा न्यूक्लियर स्पिन है। ओके, और न्यूक्लियर ये जो हमारा ये क्या है, ये न्यूक्लियर स्पिन। अब क्या हम बढ़ते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो हम बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो हमारी एक्सटर्नल न्यूक्लियर विद मैग्नेटिक स्पिन कैन इंटरेक्ट विद एंड रिस्पॉन्ड टू मैग्नेट्स। जो न्यूक्लियर के पास मैग्नेटिक स्पिन होते हैं वो क्या मैग्नेट से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, या मैग्नेट्स को या मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अगर हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई और न्यूक्लियस के पास अगर स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन है, मैग्नेटिक स्पिन है, तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे इंटरेक्ट करेगी या रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड रैंडम ओरिएंटेशन, विद मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ओरिएंटेशन। तो क्या होता है, मान लीजिए ये है हमारा सैंपल, इसमें क्या है बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी अगर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है तो इनका ओरिएंटेशन कैसा है, रैंडम। कोई किसी भी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में रैंडम। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, रैंडम ओरिएंटेशन। वही हमने अगर यहाँ से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा दी तो क्या होगा, ये सारे इसके पैरेलल में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। ओके, अगर इनके पास मैग्नेटिक स्पिन या न्यूक्लियर स्पिन नहीं, या तो ये इस तरीके से हो जाएंगे या तो उसके एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, दो तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता है, पैरेलली या तो एंटी पैरेलल। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज किया, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इनका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, रैंडम ओरिएंटेशन। ओके, तो अब अपना नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो अभी हमने क्या देख लिया, अपना न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, तो हमें क्या एनएमआर में जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियर स्पिन और मैग्नेटिक स्पिन की और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें आपको ये न्यूक्लियर स्पिन दिखाई गई है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस देखिए एक इस साइड मूवमेंट कर रहा है, जिसको क्या बोला गया है, मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू +1/2, और एक क्या है अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट रहा है जो कि क्या है -1/2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर आइदर इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर मैग्नेट्स टू पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि अगर उसके पास न्यूक्लियर स्पिन है तो वो क्या होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल अरेंज हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर क्या होता है, द फील्ड जनरेटेड बाय द स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। अगर उसका जो चार्ज पार्टिकल है स्पिन जो करे वो पैरेलली एक्सटर्नल फील्ड के, मींस हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर इस साइड दी और सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या है इस साइड अरेंज हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, लो एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, लो एनर्जी स्टेट। वहीं अगर ये फील्ड जनरेटेड बाय स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल इज एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड के एंटी पैरेलल अरेंज हो जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, इसको क्या टर्म देंगे, हाई एनर्जी। अगर एंटी पैरेलल अरेंज हुए हैं तो हाई एनर्जी स्टेट, अगर पैरेलली अरेंज हुए तो low energy state. Okay, input energy requirement for transition from low to high energy state, the condition of resonance is satisfied. तो input energy requirement for ट्रांजिशन, तो उसमें हमें जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई है उस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल है वो पैरेलली अरेंज हो जाएंगे या एंटी पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड के अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया, अपने एनएमआर में हमें न्यूक्लियर स्पिन देखा कि हमें न्यूक्लियर स्पिन की जरूरत पड़ेगी। ओके, और क्या मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी ये सब सेल्स है। ओके, अब क्या हुआ कि मान लीजिए वो यहाँ पे अरेंज है, ठीक है, इस फॉर्म। ठीक,
अब यहाँ पे हम इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा दे, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा दे कि वो क्या हो, ये जो इस फॉर्म में इस स्पिन में है, जो ये इस स्पिन में हमारा एटम या मॉलिक्यूल है, वो क्या यहाँ पे जाके इसकी अपोजिट स्पिन में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होता है, यही हमारा NMR होता है। अब जो मॉलिक्यूल्स ऑड नंबर में होंगे, जैसे H1 की बात अगर हम करें, H1 में जो एटम होगा, जो मॉलिक्यूल होगा, वो अगर इस स्पिन में है और हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड पे एनर्जी को इतनी एनर्जी दी कि वो इस स्पिन से क्या हुआ, इस स्पिन में चेंज हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा। ओके, अब इस सिग्नल से ही हम क्या पता लगाएंगे कि जो हमारे पास सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम प्रेजेंट है। ओके, तो जनरली यही हमारा क्या होता है, यही प्रोसेस होती है हमारे NMR में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, absorption of radio waves at particular frequency depends on two conditions। ठीक है, अब जो absorption है रेडियो वेव्स का, ठीक है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब वहां पे हम यूवी का यूज कर रहे थे, ठीक है, यूवी और इंफ्रारेड में IR का यूज करते हैं, हम कौन सी वेव्स का यूज करें, रेडियो वेव्स का। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन टू कंडीशन। अब उनका एब्जॉर्प्शन दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे IR और रमन में था ना कि वो क्या कर रहा था, अगर डाइपोल मोमेंट चेंज होगा तभी एब्जॉर्प्शन करेगा, अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी तभी एब्जॉर्प्शन करेगा। वैसे इसमें भी जो रेडियो वेव्स का, जो हमने यहाँ पे रेडियो वेव्स प्रोवाइड की है, ठीक है, जो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की है, वो कब एब्जॉर्ब करेगा, वो ये रेडियो जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो ये मॉलिक्यूल का एब्जॉर्ब करेगा, ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और जब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या करेगा, एक्साइटेशन स्टेट में जाके अपनी ये जो वो है मैग्नेटिक स्पिन, ये चेंज हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, एक सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, अब वो दो कंडीशंस कौन सी है देखते हैं। डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला तो ये कि वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज करेंगे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी प्रोवाइड की गई है उस पे। और दूसरा डिपेंड्स ऑन द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है उस पे भी क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो रेडियो वेव है वो एब्सॉर्ब होगी या नहीं होगी। ठीक है, केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय न्यूक्लियस सराउंडिंग एटम्स। अब जो केमिकल एनवायरनमेंट है न्यूक्लियस का, वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसमें कोई केमिकल्स वैसे तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो केमिकल एनवायरनमेंट कैसे डिटरमाइन होगा कि उसके आसपास जो एटम्स है वो कैसे हैं। ठीक है, डिटरमाइंड बाय न्यूक्लियस कनेक्टिविटी एंड रिलेटिव पोजीशंस इन ए मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स में जो एब्सॉर्ब कर रहा है उसके आसपास के एटम्स कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो रेडियो वेव को एब्सॉर्ब करेगा या नहीं। ठीक है, तो पहला तो हमने देख लिया, किस पहली कंडीशन तो हमने देख ली किस पे डिपेंड करा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, कितनी स्ट्रेंथ है, अगर ज्यादा होगी लो एनर्जी का है या हाई एनर्जी का है। ठीक है, अगर पैरेलली अरेंज हो जाएगा तो ये लो एनर्जी स्टेट, और अगर एंटी पैरेलल हो जाएगा तो ये हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब समझते हैं केमिकल एनवायरनमेंट उसमें कैसे बताया कि केमिकल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करेगा कि जो मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास सैंपल है, वो रेडियो वेव्स एब्सॉर्ब करेगा कि नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारा एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे H है। ओके, हमने लगा लिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, H। ठीक है,
तो हमें कितने सिग्नल्स मिलेंगे ये उसकी इन्वायरमेंट से भी पता चलेगा। मान लीजिए हम H1NMR को यूज कर रहे हैं, हमें पता लगाना है कि हाइड्रोजन कितने हैं उस मॉलिक्यूल में, हमें पता लगेगा सिग्नल्स से। ठीक है, तो क्या है, क्या हमें 1 2 3 4 5 6 क्या हमें 6 सिग्नल मिलेंगे, 6 पिन मिलेंगे स्पेक्ट्रम में। वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसका उस केमिकल एनवायरनमेंट भी कैसा है। देखिए जैसे ये वाला जो H है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को देख रहा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये A है, वो हो गया हमारा। ओके, इस H के आसपास क्या है, ये 2 H है। ठीक, अब क्या हो गया, ये हम इसको A मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 2 H हैं, ये किसको देख रहे हैं, ये इसके आसपास कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है, Br। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, B और B, क्योंकि इसकी जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल सराउंडिंग में जो एटम है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, जैसे ये वाला जो हमारा H था उसके सराउंडिंग में ये दोनों H एटम्स थे। ठीक है, तो हमने इसको A कंसीडर कर लिया। अब देखिए ये H है और ये H, अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के सराउंडिंग में कौन सा एटम दिख रहा है, Br। ठीक है, तो इन दोनों का जो एटम है सराउंडिंग का वो सेम है, तो ये दोनों क्या कंसीडर किए जाएंगे, दोनों ही, इन दोनों को हम क्या कंसीडर करेंगे, B कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के H में आते, इसमें कौन सा हमें दिख रहा है, Cl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मान लीजिए C मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इनके सराउंडिंग का एटम कौन सा है, Cl, इसके सराउंडिंग का एटम है Br, और इसके सराउंडिंग में ये 2 एटम है। ठीक है, अब हम मेरा बच्चा ये वाला है, तो अब ये वाला इसके सराउंडिंग में कौन से होंगे, ये दोनों एटम होंगे। तो ये C है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ठीक है, तो हम जितने मेरे पास एटम्स थे उस हिसाब से हमें कितनी पिक्स मिलनी चाहिए, 6, बट अभी कितनी मिलेंगी, 1 2 3 एंड 4। तो अभी हमें कितनी मिलेंगी, ओनली 4। क्यों 4 मिलेंगी, क्योंकि जिन H के पास सेम एटम है इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करेगा, एक ही पीक को शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम रेडियो वेव का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा ये पता लगाते हैं। वही इसमें देखिए लिखा है ना, depends on the chemical environment of a nucleus. Chemical environment of a nucleus determined by a nucleus surrounding atoms. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एटम्स कौन है। ठीक है, न्यूक्लियस कनेक्टिविटी एंड रिलेटिव पोजीशंस इन ए मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में उनके एटम्स की रिलेटिव पोजीशंस क्या है, उस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारे सिग्नल्स कितने आएंगे और कितने नहीं, हमारे जो रेडियो वेव है वो एब्जॉर्ब होगी या नहीं। ठीक है, उसमें हमने क्या देख लिया कि हमारा जो रेडियो वेव थी वो ये अलग एब्जॉर्ब करेगा, ये दोनों सेम एब्जॉर्ब करेंगे और ये दोनों भी सेम एब्जॉर्ब करेंगे, और ये अलग शो करेगा, तो हमें 4p मिलेंगे। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई क्या था इसमें, कि रेडियो वेव एब्जॉर्ब होगी कि नहीं वो किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के केमिकल एनवायरनमेंट पे, और जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कैसे है इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने बता ही दिया था, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या, अगर उसके पैरेलली एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलली अलाइन हो गया लो एनर्जी स्टेट, अगर एंटी पैरेलली अलाइन हो गया तो हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, और उस हिसाब से ही वो रेडियो वेव को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। इससे पहले मैं बता दूं, हमारे TLS ऑनलाइन में एक बैच गेट लाइफ साइंस एक्सेल का चल रहा है, जिसका आपको पता है गेट का एग्जाम आने वाला है, तो अभी इस प्रिपरेशन आप करना स्टार्ट कर दीजिए। और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा बैच ले सकते हैं, जो कि आपको रियल प्राइजेस इसके 799 है, बट अभी ऑफर में आपको 50% ऑफ चल रहा है, जिसको आपको 4000 में विद वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, इस मिनिमल अमाउंट में आपको सारी फैसिलिटी प्लस क्वालिटी कंटेंट भी दिया जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस, ऑडियो विजुअल लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो बच्चे लाइव लेक्चर्स नहीं देख पा रहे उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे, प्लस
प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए आपको 100 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और PYQ से वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। इसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बॉटनी का कवर किया जाएगा। और भी एनी अदर क्वेरी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9919149001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, या आप हमारी साइट www.triambak.org पे भी विजिट कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि हमारे NMR में सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, न्यूक्लियर स्पिन की। ऐसे एटम्स के पास जिनके पास न्यूक्लियर स्पिन होगा वही NMR को शो करेंगे। ठीक है, जनरली हम लोग H1 NMR को यूज करते हैं, बट अभी हमारे पास C13, N15 ये भी P31 ये NMR भी प्रेजेंट है। ओके, तो क्या देखा हमने कि अब एब्जॉर्प्शन होगा रेडियो वेव्स का कि नहीं, वो कितनी दो कंडीशंस पे बेस्ड है। कौन कौन से, पहला हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड है केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस उसके आस, जिस न्यूक्लियस के लिए हम यूज करें उसके आसपास के केमिकल एनवायरनमेंट, उसके आसपास कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, सिग्नल्स उस पर भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वांटम ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन्स। अब जो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, उसमें एनर्जी देते हैं, रेडियो वेव्स देते हैं, तो क्या होता है जो हमारी न्यूक्लियर स्पिन है वो अगर इधर क्लॉकवाइज है तो ऊपर जाके एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, या +1/2 से -1/2 हो जाए, या -1/2 से +1/2, मतलब न्यूक्लियर स्पिन में ट्रांजिशन हो जाए, तब वो क्या सिग्नल शो करती है। ठीक है, तो क्वांटम ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। द न्यूक्लियाई हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक है, अब न्यूक्लियाई के पास अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। स्पिन स्टेट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियाई क्या होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रमोट्स ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर स्पिन स्टेट्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या जो रेडियो वेव्स हैं वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ट्रांजिशन को लोअर एनर्जी से हायर स्पिन स्टेट में। ठीक है, लोअर से हायर स्पिन स्टेट में भेजने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने यही देखा, हमारे यूवी विजुअल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा था। ठीक है, और कल आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी क्या हो रहा था, वाइब्रेशनल जो स्टेट्स थी उनमें क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था। वैसे ही हमारे एनएमआर में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो क्या करती है, लो स्पिन स्टेट से हाई स्पिन स्टेट्स में पहुंचाने का काम करती है। ओके, रिलैक्सेशन मैकेनिज्म आफ्टर एक्साइटेशन स्पिन्स रिटर्न टू लोअर एनर्जी स्टेट वाया रिलैक्सेशन। तो क्या होता है कि हमने देखा है जनरली कोई भी फोटोन या कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी स्पिन क्या होता है, अगर वो हायर स्टेट में जाता है तो अब उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो वहां तो रह नहीं जाएगा, उसको चाहिए स्टेबिलिटी। तो मतलब सबको ही स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में। क्या होता है कि अगर हम इंसान भी है कोई भी, उसको क्या चाहिए लाइफ में, एक स्टेबिलिटी चाहिए। वही इलेक्ट्रॉन्स का भी काम होता है, उनको भी क्या चाहिए होता है, या फोटॉन्स का स्टेबिलिटी चाहिए होता है। तो वो जिस स्टेट में थे और जिस स्टेट में एनर्जी लेके गए वहां वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए क्या होता है कुछ टाइम बाद वो फिर से स्पिन्स वापस उसी में आ जाती हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। ठीक है, देखिए इसमें हमने देखा था क्या था हमारा, ये यहां से स्पिन क्या हुई, कोई भी रेडियो वेव या कोई भी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ये स्पिन यहाँ जाके चेंज हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कुछ टाइम बाद ये फिर से अपने इसी स्टेट में आ जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन। ओके,
आगे बढ़ते हैं। क्या है? स्पिन लैटिस लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, एनर्जी इज रिलीज टू द एनवायरनमेंट, लैटिस कैरेक्टराइज्ड बाय टाइम कांस्टेंट T1। तो स्पिन लैटिस या लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज टू द एनवायरनमेंट और लैटिस, ठीक है। तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन में कि जब वो वापस आता है स्पिन अपने नीचे लोअर स्पिन में, तो वो क्या करता है? एनर्जी को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। ओके, अब सेकेंड है स्पिन स्पिन ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, डिफेजिंग ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग स्पिन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर और भी 2-3 स्पिन्स प्रेजेंट है, उनके बीच में क्या हुआ? इंटरेक्शन होने लगा, तो इंटरेक्शन करके सेम एनर्जी लेके क्या वापस फिर उसी स्टेट में आ जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, डिफेजिंग ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग स्पिन। ये अपनी फेज से क्यों चेंज होती है? क्योंकि और जो स्पिन्स प्रेजेंट है उनसे क्या कर लेती हैं? इंटरेक्शन करके, और जितनी एनर्जी उनको चाहिए होती है उस वो एनर्जी लेके दोबारा अपने उसी स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब स्पिन हमारी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट्स में आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन हमारे क्या है? 2 टाइप के। कौन से? स्पिन लैटिस या लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन या ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, वही ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन में डिफेजिंग हो जाता है, क्योंकि वो स्पिन्स क्या करती हैं? आपस में इंटरेक्ट कर लेती हैं। ओके, तो ये तो अब बात हो गई वापस आने की। तो हमने अब क्या क्या समझ लिया? अपना बेस तैयार कर लिया। क्या? न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है? कौन से एटम्स न्यूक्लियर स्पिन शो करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड जब हम प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो क्या क्या चेंज आएंगे उसके स्पिन्स में, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कब होगा? स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड की कितनी है इस पे डिपेंड करेगा कि रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन कब होगा। केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक। अब क्या हुआ? जब उस रेडियो वेव को उसने एब्जॉर्ब कर लिया सैंपल ने, या जिसका भी हम NMR करें, जैसे H1 NMR अगर हम करें, तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो अपने हायर स्टेट में चला गया, तो वो क्या होगा? अब वापस आएगा, ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन। अब वो भी 2 तरीके से होगा। अब आगे देखते हैं क्या है? केमिकल शिफ्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस ड्यू टू चेंज इन द केमिकल एनवायरनमेंट अराउंड द मॉलिक्यूल, ठीक है। द केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिली। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रिजोनेंस नहीं शो कर रहे होते, एक्सटर्नल फील्ड ने प्रोवाइड करी। हमें तो 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं ना, हमारा मैग्नेटिक फील्ड या तो हमारा केमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से मॉलिक्यूल क्या है? हमें नहीं शो कर रहा है, पीस नहीं ज्यादा शो कर रहा है जो हमें चाहिए। तो केमिकल एनवायरनमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम किसको चेंज करेंगे? अपनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, ठीक है। हमारे हाथ में केमिकल एनवायरनमेंट चेंज करना तो है नहीं, क्या चेंज कर सकते हैं? हम अपनी एक्सटर्नल फील्ड की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो शिफ्ट हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोवाइड करते हैं रिजोनेंस के लिए, क्योंकि उसका केमिकल एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं है रेडियो वेव्स को एब्सॉर्ब करने के लिए, तो जो वो चेंज हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिकल शिफ्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल शिफ्ट। और वो किसमें मेजर किया जाता है? पार्ट्स पर बिलियन में, ठीक है। किसमें मेजर किया जाता है? पार्ट्स पर बिलियन में, ठीक। तो क्या होता है कि अगर हमारा केमिकल एनवायरनमेंट न्यूक्लियस का उसको अलाउ नहीं कर रहा है रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो हम किसमें चेंज करेंगे? अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और जो वो चेंज होगा, जो वो शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट क्या कहलाएगा? केमिकल शिफ्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है इफ इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस द अप्लाइड फील्ड, nucleus is shielded, resonates at higher applied field, ठीक है। अब जो इंड्यूस्ड फील्ड है अपोजिट द अप्लाइड फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक कंपोनेंट न्यूक्लियस के पास है, अगर वो अप्लाइड जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो वो न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियस हमारा शील्डेड है, ठीक है।
और वो किस पे रिजोनेंस कर रहे हैं, हायर अप्लाइड फील्ड पे। वो क्या करेंगे, उनको और हायर हमें फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉपर्ली रिजोनेट कर पाए। ठीक है, तो क्या क्या है कि जो फील्ड में न्यूक्लियस के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है ना, वो क्योंकि उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो क्या क्या करे, उसका एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर क्या करता है, अपोज करता है, तो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस हमारा शील्डेड है और क्या कर रहा है, रिजोनेटेड हायर अप्लाइड फील्ड, हायर अप्लाइड फील्ड पे वो रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, मींस वो क्या होगा, वो एंटी पैरेलली अलाइन हो जाएंगे। ठीक, दूसरा, इफ इंड्यूस्ड एंड अप्लाइड फील्ड अलाइन, अगर इंड्यूस्ड और अप्लाइड फील्ड क्या हुए, अलाइन हो गए, तो हमें क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस हमारा डी शील्डेड है और वो लोअर अप्लाइड फील्ड पे भी रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, लोअर अप्लाइड फील्ड पे रेजोनेंस शो करेगा। ठीक, तो अब क्या है कि जो ये हमने केमिकल शिफ्ट देखा, हमारा केमिकल शिफ्ट क्या था, जो हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड या तो डिक्रीज करेंगे या तो इंक्रीज करेंगे। तो अगर जो फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी, तो हमें हायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करानी पड़ेगी। हम क्या बोलेंगे कि वो हायर अप्लाइड फील्ड में रेजोनेट कर रहा है। हमारा न्यूक्लियस क्या शील्डेड है। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस कब शील्डेड होगा, जब वो हायर अप्लाइड फील्ड पे रेजोनेट करेगा या जब जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड को अपोज करेगी। ठीक है, और क्या है, इफ इंड्यूस्ड एंड अप्लाइड फील्ड अलाइन, और अगर इंड्यूस्ड और अप्लाइड फील्ड अलाइन हो गए एक साथ और हमने मान लीजिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या होगा, हमें अपनी उसको डिक्रीज करना पड़ेगा और हम क्या बोलेंगे कि जो रेजोनेंस वो लोअर अप्लाइड फील्ड पे हो रहा है। ओके, तो ये समझ में आ गया इतना? ठीक, तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया कि केमिकल शिफ्ट क्या है और कैसे ही और वो उसको मेजर कैसे किया जाता है। न्यूक्लियस कब हमारा शील्डेड होगा, कब डी शील्डेड होगा, कब हायर अप्लाइड फील्ड प्रोवाइड करवानी पड़ेगी और कब लोअर अप्लाइड फील्ड प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब हम देखते हैं सिग्नल इंट्रीगेशन एट पीक एरिया। हमने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, अब हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम आएगा या पीक्स में मिलेंगे। ठीक है, द एरिया अंडर ईच H1 सिग्नल, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जनरली H1 NMR की ही बात करते हैं। ठीक है, एक बहुत कॉमन है H1 NMR। द एरिया अंडर ईच H1 सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कंट्रीब्यूटिंग टू दैट पीक। तो जो एरिया है H1 सिग्नल का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या कितने नंबर ऑफ स्पिन्स उस पीक के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब समझे, देखो हम बताएं क्या था। अभी हमने क्या देखा पीछे, अपना हमने एक वो स्ट्रक्चर देखा था, केमिकल एनवायरनमेंट देखा था, जिसमें हमने क्या बताया था कि दो ऐसे मॉलिक्यूल है, बी बी सेम सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, सी सी दो मॉलिक्यूल सेम सिग्नल दे रहे हैं, तो उनका एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितने एटम उस पी को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक, ऐसे देख लीजिए, अभी हमने देखा था हमारा क्या था, एक हमारा मान लीजिए जैसे कोई मॉलिक्यूल था, ठीक, यहाँ पे हमारे ये प्रेजेंट थी। तो उसमें क्या कहा गया है, ये हमारा क्या था, ए, ये हमारे दोनों सेम इन्वायरमेंट था तो इसलिए बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। H1 NMR की बात करें। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब स्पेक्ट्रा की पीक का एरिया कितना होगा, एक पीक का एरिया वो किस पे डिपेंड करेगा,
ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, तो इसका एरिया जो होगा वो कम होगा। अब ये दो मॉलिक्यूल सेम पीक शो करेंगे, हमने केमिकल एनवायरनमेंट पे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, तो ये दो पीक क्या है, सेम एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, तो इनका पीक एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये भी दो हैं तो इनका भी उतना ही होगा। उसके बाद ये भी सिंगल है तो इसका कितना होगा, पीक जो एरिया है वो कम होगा। ठीक है, हम इस एरिया से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने, मतलब जो कितने प्रोटॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कितने प्रोटॉन्स हमारे एक पीक शो कर रहे हैं। मतलब हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसका एरिया ज्यादा है तो इसमें हो सकता है ज्यादा मॉलिक्यूल्स सेम पीक शो कर रहे हो, ज्यादा एटम्स है, ज्यादा प्रोटॉन्स सेम पीक शो कर रहे हो। ठीक है, जिसका एरिया कम होगा उसमें हम पता लगा लेंगे कि इसमें उससे कम एटम्स होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। क्या हुआ कि द एरिया अंडर H1 सिग्नल is proportional to the number of equivalent protons contributing to that पीक। तो अब ये चीज समझ में है कि उस पीक में कितने प्रोटॉन्स, कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करें, उसका एरिया पीक का उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या, इन इथेनॉल UC3:2:1 proportion ऑफ मिथाइलिन OH प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इथेनॉल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मिथाइल का 3, ठीक, मिथाइलिन की 2 और OH का 1। तो इसमें हम क्या पता लगा सकते, OH के कम प्रोटॉन पार्टिसिपेट करें, मिथाइलिन के ज्यादा प्रोटॉन्स और मिथाइल के उससे ज्यादा प्रोटॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि आपके इस डायग्राम में दिखाया गया। देखिए ये हमारा क्या है, CS3 CS2 ठीक, तो H1 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल अल्कोहल विद इंटीग्रेटेड पीक्स। ठीक, तो ये देखिए ये पीक किसकी है, 3 और ये हमारा 2 और ये हमारा क्या है 1। ठीक, ये इसका एरिया क्या है 1.02, इसका 2 और उसका 3.13। तो ये किससे शो कर रहा है, OH का। OH में हमारे पास कितना है, एक ही ना, एक ही ये मॉलिक्यूल है, तो इसका एरिया क्या है कम। अब इसका एरिया देखिए 2 है और ये किसका है, CH2 का। ठीक है, CH2 का है, इसमें देखिए लिखा हुआ है जो एक है वो OH है और जो मिथाइलिन है वो 2 शो कर रहा है, और मिथाइल जो है, मिथाइल मीन्स CH3, मिथाइलिन CH2। ठीक है, मिथाइलिन CH2 कैसे हो गया, यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, या ये किस इससे ये बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो इसका OH का हमें कितना मिल रहा है 1, और जो मिथाइलिन है उसका कितने मिल रहा है 2, और मिथाइल का 3। ठीक, क्योंकि ये क्या है H1 स्पेक्ट्रम है तो यहाँ पे 3 है, 3 प्रोटॉन्स इन्वॉल्व है तो हमें ज्यादा एरिया मिल रहा है, यहाँ पे 2 ही प्रोटॉन्स इन्वॉल्व है तो हमें कम एरिया मिल रहा है। यहाँ पे 1 प्रोटॉन इन्वॉल्व है तो हमें 1 ही उस प्रपोर्शन है ये। ठीक है, उसका प्रपोर्शन लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्या है OH का, H1 NMR का ये स्पेक्ट्रम किसका, CS3 CS2 OH अल्कोहल का, जिसमें ये क्या शो कर रहा है, कौन सी पीक शो कर रहा है, OH की। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है एक ही प्रोटॉन, क्योंकि इसमें बताया कि पीक का एरिया किस पे डिपेंड करेगा कि कितने प्रोटॉन्स उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसमें हमारे 2 प्रोटॉन्स हैं इसलिए इसमें इसका एरिया उससे ज्यादा है, और इसका एरिया सबसे ज्यादा है, इसमें हमारे 3 प्रोटॉन्स इन्वॉल्व है। ओके, तो ये स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। H1 NMR स्पेक्ट्रम किसी एक मॉलिक्यूल का हमें प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, अगर हमें नहीं पता है कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी पीक से डिटरमाइन कर सकते हैं।
ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉल्वेंट लाइक CdCl3 फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और DTO प्रोटीन और पेप्टाइड आर यूज्ड टू अवॉइड इंटरफेरिंग H1 सिग्नल्स। तो अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर देखें तो हम लोग किसकी सॉल्वेंट्स, किसके कौन कौन से सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, CD3 और D2O। अगर हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल है तो हम CD3 का, और अगर हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है तो ये क्या है, ड्यूटेरियम। ठीक है, और ये क्यों यूज करते हैं, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के लिए, ताकि जो H1 का सिग्नल्स है वो क्या हो, डिसरप्ट ना हो या कोई उसमें इंटरफेयर ना हो। ऑल्सो ड्यूटेरियम रेजोनेंस इज यूज्ड टू लॉक द मैग्नेटिक फील्ड स्टेबिलिटी। और दूसरा ड्यूटेरियम का क्या एडवांटेज है यूज करने का, कि वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता। ठीक है, लॉक द मैग्नेटिक फील्ड स्टेबिलिटी। ओके, तो सॉल्वेंट्स CdCl3 और D2O जैसे सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं ताकि जो हमारा H1NMR है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नाइवर बोरिंग, अब देखते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग, जे कपलिंग और स्प्लिटिंग भी बोलते हैं इसको, या जे कपलिंग भी बोलते हैं। जे कपलिंग क्या है हमारा, नाइवर बोरिंग स्पिन्स अप टू 4 to 5 bonds away interact and cause splitting of signals multiplates, provide detailed information about neighbor environment connectivity। कभी कभी क्या होता है हमारे स्पेक्ट्रम में नाइवर बोरिंग स्पिन इंटरेक्ट एंड कॉज स्प्लिटिंग, मतलब कोई भी अगर ठीक, जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारा, तो अब क्या हो कि इसकी जो स्पिन है ना, इसका जो स्पिन है वो क्या करे, यहाँ से क्या करने, इंटरेक्ट करने लगे एक दूसरे से। ठीक है, हमने क्या बताया था कि जब हमारा वापस आता है इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट से जाके लोअर, सॉरी जो प्रोटॉन हमारा वो हायर से जाके जब लोअर में आता है, दो तरीके से, एक तो वो एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, दूसरा क्या था ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स में क्या कहता है, जो स्पिन होती है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेती है। तो इसमें उसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, स्पिन स्पिन कपलिंग और जे कपलिंग। ठीक है, तो जे कपलिंग क्या है कि जब क्या हो, दो स्पिन अब आपस में क्या करने लगे, इंटरेक्ट कर लें। ठीक है, इंटरेक्ट एंड कॉज स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, और जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं वो क्या हो, अलग अलग तरीके के मिलने लगे, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, जे कपलिंग। ये हमें अपने नाइबर बोर इन्वायरमेंट या उसके बारे में क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। ये हमारा जे कपलिंग से फायदा होता है। ठीक है, जे कपलिंग से क्या फायदा है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने 4-5 बॉन्ड वाले पहले वाले मॉलिक्यूल के स्पिन से अगर क्या कर रहा है, इंटरेक्ट करने लग रहा है, तो जो पीक्स हैं वो क्या हमें फिर मिलेंगी, अलग अलग दिखने लगेंगी। ओके, तो ये समझ में आ गया कि जे कपलिंग क्या है हमारा। जे कपलिंग क्या है कि जब दो स्पिन्स क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, जे कपलिंग। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या हमारा, इंस्ट्रूमेंटेशन। अब देख लेते हैं कि हम इससे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। हमने देख लिया जनरल मोस्टली कौन सा H1NMR यूज करते हैं, तो हमने स्पेक्ट्रम देखा, और ये भी देखा कि कैसे वो रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करेंगे, कब एब्जॉर्ब करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा। अगर उनका केमिकल एनवायरनमेंट नहीं अलाउ करा तो हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, samples in liquid are placed in seal tubes and spun rapidly, sample spinning to average output imperfection in sample distribution and yield a uniform signal। तो सबसे पहले जो हमने सैंपल को रखा है, सैंपल में जैसे हम लोग अपने सैंपल में कौन से सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं, CdCl3 और D2O को यूज कर सकते हैं। तो जो सैंपल हमने लिया है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसको क्या करेंगे, पहले बहुत ही फास्टली उसको स्पन रैपिडली, बहुत फास्ट उसको स्पन करवा देंगे, ताकि जो हमारे क्या है
सिग्नल्स हैं वो कैसे हमें यूनिफॉर्म सिग्नल्स हम लोगों को मिले, कोई भी इनपरफेक्शन ना हो सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन में। सैंपल में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल को जहाँ पे पुट करते हैं उसको क्या करते हैं, इस रैपिडली स्पिन कराते हैं, जो हमारा सैंपल है वो क्या यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाए और हमें सिग्नल्स भी कैसे मिले, यूनिफॉर्म में, कोई भी इम्परफेक्शन ना हो उसमें। ठीक है, इन सॉलिड सैंपल्स, अब जो सॉलिड सैंपल्स होते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन और एंड एंसोट्रोपिक कपलिंग आर मच स्ट्रॉन्गर लीडिंग टू ब्रॉड रेजोनेंस लाइट। ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा जे कपलिंग, वो हमारा जनरली कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारे सॉलिड के जो सॉलिड सैंपल्स होते हैं उनमें ये जनरली हमें देखने को मिलता है। सॉलिड सैंपल्स में क्या होता है, उसको स्कैन करवाएंगे, जैसे लिक्विड तो यूनिफॉर्मली सैंपल हमारा डिवाइड हो गया, उसमें सिग्नल्स यूनिफॉर्मली मिल रहे हैं, बट अगर सॉलिड सैंपल रहेगा हमारे पास तो वो उतने यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और जो स्पिन है वो क्या होगा, स्पिन का इंटरेक्शन होने लगेगा या जे कपलिंग या एंजियोट्रॉपिक कपलिंग होने लगेगी, जो कि क्या देगा, जो हमारा स्पेक्ट्रम आएगा उसके रेजोनेंस लाइन ब्रॉड रेजोनेंस लाइन देंगे। ब्रॉड रेजोनेंस लाइन क्यों देंगे, क्योंकि जो हमारी पीक है वो किस पे डिपेंड करेगी, इसमें कितने प्रोटॉन इन्वॉल्व हैं। अब जब स्पिन स्पिन इंटरेक्शन करने लगे तो उसकी जो जिसका लाइन पीक जो कम आनी चाहिए थी उसकी कैसी पीक आ रही है, ब्रॉड पीक आ रही है। ठीक है, तो ये हमें सॉलिड सैंपल्स में देखने को मिलता है। To achieve high resolution in solid, the sample is spin at the magic angle. तो अगर हमें इस चीज से बचना है और हाई रेजोल्यूशन सॉलिड सैंपल में लानी है, तो हम उसको क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल है उसको स्पिन मींस उसको कितने मैजिक एंगल पे घुमाया जाता है। मैजिक एंगल कितना होता है, अप्रोक्स 54.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 54.7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 54.7 डिग्री क्या है हमारा मैजिक एंगल है। ठीक है, ये क्या है, मैजिक एंगल, ये क्या हमारा मैजिक एंगल है। ओके, अगर हम इस पे इसको रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, हमें हाई रेजोल्यूशन मिलेगा सॉलिड में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ना सिर्फ डिग्री, 54.7 डिग्री पे अगर इसको मूव कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सैंपल में सॉलिड का हाई रेजोल्यूशन मिलेगा। रिलेटिव टू द मेन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एंगल, स्पिनिंग और मास। ठीक, रिलेटिव टू मेन मैग्नेटिक फील्ड किसके रिलेटिव है, जो सैंपल होगा उसका और मैग्नेटिक फील्ड का के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 54.7 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री 54.7 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें, हमारे जो सैंपल है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें का एंगल अगर अप्रोक्स 54.7 डिग्री रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड सैंपल में हाई रेजोल्यूशन मिलेगा। ओके, ठीक, तो ये 54.7 डिग्री क्या है हमारा मैजिक एंगल। ये चीज समझ में आ गई। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होगा, लिक्विड सैंपल्स जो होंगे उनको बहुत रैपिडली स्पिन किया जाएगा ताकि हमें जो सिग्नल्स है वो यूनिफॉर्मली मिले। वहीं सॉलिड सैंपल्स में स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होने लगता है जिससे हमें क्या मिलती है, ब्रॉड रेजोनेंस लाइन मिलती है। तो उसमें अगर हमें हाई रेजोल्यूशन अप्रोच करना है तो हमें एक मैजिक एंगल होता है हमारा 54.7 डिग्री, जो कि कहाँ से हो, सैंपल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो, उससे क्या होगा, हमारा जो रिजोल्यूशन है वो हाई मिलेगा। ठीक, ये हमारा देख लीजिए एनएमआर का इंस्ट्रूमेंटेशन का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे मैग्नेटिक पोल्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, यही क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेंगे। यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम, ये यहाँ पे पीक्स शो होगी, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, जो हमारी क्या आ रही है, रेडियो वेव्स आ रही, उनको क्या करना, उनको ऑसिलेट करने का काम होगा। ठीक है,
ये यहाँ से डिडक्टर्स प्लस स्वीट सप्लाई, कोई कोई वेस्ट मटेरियल या कुछ भी वो भी यहाँ से निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एमआर स्पेक्ट्रोमीटर, इसको क्या हुआ है, एमआर स्पेक्ट्रोमीटर, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं बता रहा हूँ हमारे टीएलएस ऑनलाइन में गेट बायोटेक का या गेट बायोटेक्नोलॉजी का बैच चल रहा है, जो कि अभी आपका 50% ऑफ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसकी रियल प्राइस 7,999 है, बट अभी आपको 4,000 में विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें आपके लाइव क्लासेस, लाइव ऑडियो विजुअल क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्लस आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड 3 इयर्स PY2 के वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ओके। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायो प्रोसेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, टेक्निक्स, मैथ्स, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रहेगी, ओके। तो इसको अवेल करने के लिए आप हमारे नंबर 9919149001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या साइट www.triambak.org पे विजिट करके भी इसको अवेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक है, एनएमआर का एप्लीकेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। एनएमआर ज्यादातर हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको देख लेते हैं, ओके। तो एप्लीकेशंस क्या है एनएमआर के, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोग एनएमआर का यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, इफ यू वांट टू determine the structure of protein and peptides, then we can also use NMR, okay। and third is magnetic resonance imaging। सबसे important जो हमारा यूज है NMR का वो क्या है, MRI, ठीक है। मोस्टली लोग क्या होता है ब्रेन के MRI कराने जाते हैं, क्या कराते हैं MRI। वो MRI जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो एनएमआर की स्पेक्ट्रोस्कोप पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। एमआरआई जब कराने जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि जो भी आपके गोल्ड का या कोई भी ज्वेलरी वगैरह है उसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वहां पे अंदर क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड्स का भी जनरेशन हो रहा होता है, इसलिए, ओके। और तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेंगे वो क्या करेंगे, उसको जो हमारे मेटल्स रहेंगे उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्या होता है वो रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। तो एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस imaging। The same basic NMR principle can be applied to imaging live samples, ठीक है। सेम NMR principle किस पे लगता है हमारा imaging live samples में। 1H is almost exclusively used in MRI because protons are abundant in biological systems। तो कौन सा H1NMR किस क्या यूज होता है MRI में यूज होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बायोलॉजिकली सिस्टम में बहुत सारे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अबंडेंट मींस पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। वाटर और H2O बीइंग प्लेंटीफुल अप्रॉक्स 55% ऑफ बॉडी मास, जो हमारी बॉडी के 50% अप्रॉक्स मास में क्या होता है वाटर होता है, इज द मेन सोर्स ऑफ H1 सिग्नल इन टिश्यूज। तो जो H1 सिग्नल है टिश्यूज में, जो H1 है वो में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से मिलता है, जो हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो MRI किस पे बेस्ड होती है, 1H NMR पे, इसी के बेसिक प्रिंसिपल पे MRI बेस्ड होती है, ओके।
तो ये समझिए क्या एप्लीकेशन है हमारे एमआरआई के और एनएमआर की। अब देख लीजिए ये एक एमआरआई क्या दी गई है आपको, इमेज ठीक है। एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, ये एक ब्रेन के एमआरआई दी गई जो कि हमारा किस पे बेस्ड है, एनएमआर पे, जनरली H1 NMR। ओके, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमआरआई जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है या वो किससे रिलेटेड है और कुछ ऑप्शन दिए जाए तो क्या होगा आपका H1 NMR। ओके, अब आती है हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हमने अपना न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर को क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। ओके, एनएमआर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले ये कि हमें क्या एक होना चाहिए, मैग्नेटिक स्पिन या न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, वो कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं, कौन से मॉलिक्यूल जिनके पास एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास इससे कोई भी एक चीज ऑड हो या कोई दोनों चीज ऑड हो। अगर दोनों इवन होंगे तो क्या होगा, दोनों इवन में मैग्नेटिक स्पिन नहीं शो होगी। अगर दोनों इवन होंगे तो जनरली हम उसमें एनएमआर को या स्पिन को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा C612। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों इवन है तो इसमें या कोई एक चीज ऑड हो या दोनों चीजें ऑड हो तो उसमें हम मैग्नेटिक स्पिन देख सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक स्पिन का ट्रांजिशन होता है, वो रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करने के लिए भी दो कंडीशंस होते हैं, एक तो हमारा ये कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है और दूसरा केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है मॉलिक्यूल के आसपास। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है, जब अगर पैरेलली उसके पैरेलली अगर अरेंज जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लो एनर्जी, और अगर वो एंटी पैरेलली अरेंज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी। ठीक है, और केमिकल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है न्यूक्लियस के कि वो किन किन एटम्स से जुड़ा है। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, अगर हमारे पास केमिकल एनवायरनमेंट रेडियो वेव्स को उतनी फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो जो हम शिफ्ट करेंगे अपने मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद केमिकल शिफ्ट के बाद हमने देखा उस ट्रांजिशन में जब स्पिन ऊपर जाके चेंज जाएगी कुछ टाइम बाद वो वापस आएगी और वो वापस क्या करेगी, उसको क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन। और उस रिलैक्सेशन भी दो तरीके से होगा, एक तो एनर्जी हमारी इन्वायरमेंट में रिलीज होगी या उसको कहते हैं स्पिन लैटिस या लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन और एक हमारा होता है ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, जिसमें हमारा क्या होगा कि जो स्पिन का इंटरेक्शन हो जाएगा जिस वजह से वो एक कुछ एनर्जी लेके फिर से अपने वापस स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, जब स्पिन का इंटरेक्शन होता है तो उसको हम और क्या बोलते हैं, जे कपलिंग भी बोला जाता है। और स्पिन इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो पीक्स होती हैं वो हमें ब्रॉड मिलने लगती हैं। एनएमआर में H1 NMR में जो ये पीक्स होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन्स इन्वॉल्व है, इनका एरिया किस पे डिपेंड करता है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, प्लस उसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखा कि हमें एक मैजिक एंगल होता है, हमारा मैजिक एंगल कितना होता है 52.7 डिग्री, जो कि किसके बीच में होना चाहिए, सैंपल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अगर हमारा सैंपल सॉलिड है, सॉलिड इन नेचर, अगर सैंपल लिक्विड है तो उसको हम रैपिडली स्पिन करा के यूनिफॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं। ओके, फिर हमने एप्लीकेशंस देखे तो सबसे इंपॉर्टेंट इससे एप्लीकेशन क्या है, एमआरआई। ओके, अब हम चलते हैं अपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि नाम में ये मास, कुछ मास से रिलेटेड इसमें हम लोग
स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक टू मेजर द मास टू चार्ज रेशियो। इसमें जो सेपरेशन है वो किसके बेस पे होता है, मास टू चार्ज रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेपरेशन किसके बेस पे होता है, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस अलाइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज, मॉलिक्यूलर वेट, आइसोटोप कंपोजिशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब मास टू चार्ज रेशियो हमें क्या क्या बता सकता है, क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केमिकल स्पीसीज कौन से, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, या उसके आइसोटोप्स प्रेजेंट है, ये भी हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स द टर्म मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड इंटरचेंजेबली, दो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज मोर करेक्ट। हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो जनरली ज्यादा करेक्ट होता है। ओके, द कंपोनेंट्स जनरली ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर्स में हम लोग कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, आयन सोर्स, मास एनालाइजर, डिटेक्टर प्लस वैक्यूम एंड सैंपल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हमें आयन के सोर्स चाहिए होते हैं, मास को एनालाइज करने वाला चाहिए होता है डिटेक्टर, और वैक्यूम और सैंपल को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, मतलब पूरा सेट इंस्ट्रूमेंटेशन का। ओके, ठीक, तो अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसके बेस पे करेंगे, मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे उसके आइसोटोपिक, उसका मॉलिक्यूलर वेट या स्पीसीज का पता लगाएंगे। अब देखिए प्रिंसिपल क्या है, आयोनाइजेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल जो सैंपल है उसको क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज मींस उसको आयंस में चेंज कर देते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं, मास टू चार्ज रेशियो। ये मास टू चार्ज रेशियो ही हमें क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो वैसा है। तो मास आयोनाइजेशन, ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू चार्ज्ड आयंस। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसको आयोनाइज करके चार्ज्ड मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया जाता है। आफ्टर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बाद आयंस आर एसिलरेटेड, आयंस को एसिलरेटेड किया जाता है, देन पास टू through electric or magnetic field or other analyzers where separation based on mass to charge ratio आगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। सब बेस क्या है, मास टू चार्ज मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल में जो आयंस प्रेजेंट है, न्यूट्रल आयंस को क्या करेंगे, आयोनाइज करवा देंगे, उनको चार्ज पार्टिकल्स में चेंज करके फिर हम उसको एनालाइजर के थ्रू पास करेंगे या किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करके उसका मास टू चार्ज रेशियो डिटरमाइन करेंगे। और वही मास टू चार्ज रेशियो में क्या बताएगा कि हमारे जो सैंपल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, डिटेक्शन, सेपरेटेड आयंस आर डिटेक्टेड, सिग्नल इंटेंसिटी करस्पॉन्ड टू अबंडेंस। ठीक है, तो अब डिटेक्शन कैसे होगा, जो आयंस हमने अभी सेपरेट किया उनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और सिग्नल्स किस पे बेस्ड होंगे, उसके मास टू चार्ज रेशियो पे बेस्ड होंगे। ओके, द स्पेक्ट्रम, अब जो स्पेक्ट्रम है, प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम लोग वो यूज करते हैं, हमारा किसके बीच में होता है, इंटेंसिटी और मास टू चार्ज रेशियो, कि कितनी इंटेंसिटी की हमने लाइट उसमें प्रोवाइड किया और कितना उसका मास, उसमें उस बेस पे कितना उसका मास टू चार्ज रेशियो आया है। ठीक है, मास टू गिव्स पीक्स करस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्रेगमेंट आयंस। तो जो फ्रेगमेंटेड आयंस है या मॉलिक्यूलर आयंस है उसके बेस पे ये हमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे, स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, आयंस ऑफन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इज यूजफुल फॉर स्ट्रक्चरल इल्यूडेशन। ठीक है, तो सिर्फ हम यहाँ पे नहीं रुकते कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको हमने क्या आयनाइजेशन करवा दिया, इस आयनाइजेशन करवाने के बाद हम इसको फ्रेगमेंट्स में भी क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से डिटरमाइन कर पाए। ओके, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो मोड्स ऑफ आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन हम कैसे कैसे करा सकते हैं, ठीक है, उसके
मोड्स, इसके दो तीन तरीके होते हैं। वैसे हार्ड आयोनाइजेशन पहला है, हार्ड आयोनाइजेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन करवाते हैं, टेंड्स टू प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये आयोनाइजेशन किस, जैसे कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रेगमेंट को प्रोड्यूस कर देता है, बहुत सारे आयंस को प्रोड्यूस कर देता है, उसको हम बोलते क्या, हार्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, हमारा है सॉफ्ट आयोनाइजेशन, एक है हार्ड आयोनाइजेशन और है सॉफ्ट आयोनाइजेशन। सॉफ्ट आयोनाइजेशन क्या करते हैं, केमिकल आयोनाइजेशन। ठीक है, कोई केमिकल डाल के हम उस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करवा रहे हैं तो हमारा क्या है, सॉफ्ट आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, इसको ESI भी बोलते हैं, ESI। ठीक है, गुड फॉर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। जो इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन है वो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स के लिए बड़ा होता है, प्रोड्यूसेस मल्टीप्लाई चार्ज आयंस, इसमें बहुत सारे, इसमें भी चार्ज आयंस ये प्रोड्यूस करता है। लार्ज बायोमोलिक्यूल्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्प्शन आयोनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्डी जिसको बोलते हैं, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्प्शन आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेशन का एक टाइप होता है। ठीक है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर से जिससे क्या कराया जाता है, आयोनाइजेशन फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल प्रोटीन्स, जैसे हमारा प्रोटीन्स वगैरह हो गए, ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर इनको हमें क्या कराना, आयोनाइजेशन कराना इनका, तो हम माल्डी का यूज करते हैं। ठीक है, हार्ड आयोनाइजेशन सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, सॉफ्ट आयोनाइजेशन उससे भी सिंपल, जैसे केमिकल आयोनाइजेशन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, माल्डी। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोटीन्स जैसे बड़े अगर बायोमोलिक्यूल्स को आयोनाइज करना है तो हम इसका ही यूज करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केमिकल आयोनाइजेशन, फोटो आयोनाइजेशन, और भी बहुत तरीके होते हैं आयोनाइजेशन के, जिसमें आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, केमिकल आयोनाइजेशन आता है, फोटो आयोनाइजेशन आता है। ओके, तो हमने आयोनाइजेशन करवा लिया, अब हम देखते हैं क्या है एनालाइजर्स की टाइप। ठीक, क्या एनालाइजर की टाइप, हमने क्या कराया, एक सैंपल या सैंपल में मॉलिक्यूल्स थे, उसका आयोनाइजेशन कराया। आयोनाइजेशन कैसे कराया, उसके टाइप्स देख लिए कि वो आपका हार्ड आयोनाइजेशन माल्डी और सॉफ्ट आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोस्फेरिक, कोई भी मेथड यूज किया। ठीक, अब हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उसके भी टाइप्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं देखिए। पहला होता है मैग्नेटिक सेक्टर या इलेक्ट्रिक सेक्टर। पहले हम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये हाँ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मास टू चार्जेस। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड की है उसके बेस पे जो आयंस हैं वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। तो वो हमें क्या बताएगा कि मास टू चार्ज रेशियो कैसा है, मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होने पे ज्यादा डिफ्लेक्ट करें या कम होने पे ज्यादा डिफ्लेक्ट करें, तो ये हम इसके अकॉर्डिंग पता कर लेते हैं। हाई रेजोल्यूशन, गुड एक्यूरेसी। ठीक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा के हम हमारा जो रेजोल्यूशन आता है वो अच्छा खासा आ जाता है और अच्छी एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करवाता है। दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये बहुत कॉमन और शायद कह ले बेस्ट। ठीक है, कॉमन मेथड, कॉमन एनालाइजर और बेस्ट एनालाइजर हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें क्या करते हैं, आयंस एक्सेलरेटेड टू सेम एनर्जी, लाइटर ट्रेवल फास्टर एंड रीच डिटेक्टर अर्लियर। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका नाम है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम से कुछ रिलेशन होगा उसका। तो क्या टाइम रिलेशन है, जो मॉलिक्यूल हमने क्या किया, आयोनाइज किया। ठीक, सैंपल है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल वो हमारे आयोनाइज हो गए। अब हमने क्या की, एक सेम एनर्जी इसमें पूरे में प्रोवाइड की। ठीक है, क्या किया, सेम एनर्जी प्रोवाइड की। ओके, तो जो लाइटर होंगे, जब सेम एनर्जी प्रोवाइड की तो जो लाइट मॉलिक्यूल होंगे जिनका मास टू चार्ज रेशियो कम होगा वो क्या होंगे, जो डिटेक्टर्स लगाए वो सबसे पहले लाइट वाले पहुंच जाएंगे, और जो हमारे हैवी होंगे आयंस वो क्या होंगे, बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, तो लाइटर ट्रेवल फास्टर एंड रीच डिटेक्टर अर्लियर, तो जो लाइटर होंगे वो पहले पहुंच जाएंगे। गुड फॉर हाई मास रेंज और फास्ट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा फास्ट मेथड भी होता है, प्लस क्या होता है, गुड फॉर हाई मास रेंज, बहुत मास रेंज तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी। तो एक हो गया हमारा माल्डी,
इसमें आयनाइजेशन करवाने में, फिर TOF एनालाइजर में। ठीक, और भी मेथड्स है वो भी यूज किए जाते हैं, बट जो कॉमन और बेस्ट मेथड रिसेंटली यूज किए जा रहे हैं उसकी बात करें। अब एक हमारा है क्वाड्रुपोल। क्वाड्रुपोल में क्या करते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू फिल्टर आयन ऑफ पर्टिकुलर M रेशियो Z, M/Z। तो क्या करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट किया जाता है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक पर्टिकुलर उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑसिलेट करती रहती है, और उसके ही बेस पे क्या करते हैं। थैंक यू वासुदेव जी। अभी बेटा क्लास खत्म नहीं हुई है। ठीक, तो क्या होता है क्वाड्रुपोल में इलेक्ट्रिक और फील्ड्स के बेस पे क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन करते हैं, गुड फॉर रूटीन यूज और रैंडम एनालिसिस। अब आगे चलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रम। अब हम मास स्पेक्ट्रम को कैसे देखेंगे। द मॉलिक्यूलर आयंस पीक M पॉजिटिव गिव्स मॉलिक्यूलर वेट। जो M पॉजिटिव आएगा वो हमें क्या बताएगा कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था। आइसोटोपिक पीक्स भी हो सकती है M+1, मतलब जो हमारा आयन है वो M+1 है या M+2 है, तो ये किसकी वजह से, जैसे C13 का है, Cl37 का है, ये सब हम अपने मास स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे जैसे कोई मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, उसके डिफरेंट आयंस हैं, तो क्या होगा वहां पे एक ही जगह पे अलग मॉलिक्यूल है, फिर उसका अलग जगह पे ऐसे M+ सबसे ऊपर, M1 M+1 नीचे, उससे नीचे M+2, ऐसे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। जैसे ये है तो M+1 M+2। ओके, अब क्या है फ्रेगमेंट पीक्स। हाउ टू डिड्यूस विच पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल गिव द फ्रेगमेंट पीक्स में क्या हमें पता लगता है कि कौन सा पार्ट मॉलिक्यूल कौन से पार्ट के फ्रेगमेंट्स में, वो हम फ्रेगमेंट पीक से निकाल सकते हैं। कॉमन फ्रेगमेंटेशन पैटर्न रीअरेंजमेंट, यूज ऑफ डेटाबेसेस, स्पेक्ट्रल मैचिंग। अब इसको हम कैसे करते हैं, हमारे पास रेफरेंसेस प्रेजेंट है, उन रेफरेंसेस से हम क्या करेंगे, मैच करके पता लगा लेंगे कि जो हमारे स्पेक्ट्रम आया उसमें हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब मोड ऑफ MS। अब देखिए जनरली जो हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हाइब्रिड ही यूज किया जाता है, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरली काम क्या है, सेपरेशन का। ठीक, और सेपरेशन हम और किससे कराते हैं, अपना क्रोमेटोग्राफी से भी हम सेपरेशन करवाते हैं। तो जनरली जो हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे क्रोमेटोग्राफी से हाइब्रिड करवा के ही यूज की जाती है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, GSMS गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री का कॉम्बिनेशन करवा दिया। LC-MS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी प्लस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये साथ में जनरली हम लोग इनको साथ में ही यूज करते हैं हाई रिजोल्यूशन और हाई एक्यूरेसी पता करने के लिए। टैंडम MS, हाई रेजोल्यूशन MS, इमेजिंग MS और मार्डी इमेजिंग भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे है, हाइब्रिड है। ओके, मार्डी इमेजिंग मींस तो वही जो आयोनाइजेशन हम कराते हैं मार्डी से, उसी पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, और ये ऊपर वाले क्या है, इसमें हम मास क्रोमेटोग्राफी के साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री को हाइब्रिड करवा के यूज करते हैं ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। ओके, अब आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, जो कंपाउंड हमें नहीं पता उसके बारे में जानना, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करना, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना। प्रोटियोमिक्स में भी MS का यूज होता है पेप्टाइड और प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। मेटाबोलमिक्स और लिपिडोमिक्स में भी यूज होता है, मींस हम जो ओमिक्स करते हैं उसमें हम लोग जनरली किसका, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं। हमारा प्रोटियोमिक्स हो गया, मेटाबोलोमिक्स हो गया। ठीक है, मेटाबोलोमिक्स जिसमें हम लोग मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स और वो होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल फॉरेंसिक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इन्वायरमेंट की फॉरेंसिक की और फार्मास्यूटिकल्स की एनालिसिस भी कर सकते हैं। आइसोटोप रेशियो स्टडी, ट्रेस एनालिसिस, क्वांटिनाइजेशन ऑफ कंपाउंड्स। आइसोटोप की रेशियो की भी स्टडी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या यूज करते हैं, मास टू चार्ज रेशियो। तो मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे ही डिवाइड होते हैं, इसलिए हम लोग इसमें आइसोटोप्स का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।
ओके, तो ये समझ में आ गया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या करते हैं, पहले हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन करा देते हैं। आयनाइजेशन के आपके टाइप्स होते हैं, उसको हार्ड आयनाइजेशन, सॉफ्ट आयनाइजेशन, माल्डी, इन सब का यूज करके आयनाइजेशन कराते हैं। आयनाइजेशन करने के बाद उसको एनालाइजर से पास करते हैं ताकि हमें मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे सेपरेशन मिल जाए, जिसमें हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके भी पता लगा सकते हैं। प्लस जो सबसे कॉमन है यूज होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उससे पता लगा सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट से कैसे पता लगाते हैं कि अगर हमने क्या किया है, सेम एनर्जी प्रोवाइड की है, तो जो हमारा लाइटर वाला होगा वो डिटेक्टर के पास पहले पहुंच जाएगा और जो हैवी होगा वो बाद में पहुंचेगा। ठीक है। प्लस एक होता है हमारा क्वाड्रोपोल, उसमें हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके मास टू चार्ज रेशियो के बेस में सेपरेशन कर लेते हैं। जनरली मास स्पेक्ट्रोमेट्री का वर्क होता है सेपरेशन करना, तो इसको हम लोग एज अ हाइब्रिड यूज करते हैं किसके साथ, क्रोमेटोग्राफी के साथ, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इन सब के साथ, ताकि ये और एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या देखा, हाँ, कि इस पीक्स हमें कैसे मिलती है, मॉलिक्यूलर वेट और फ्रेगमेंट और आइसोटोपी के बेस पे हमें इसकी क्या मिलती है, पीक मिल जाती है। प्लस हम कहाँ यूज करते हैं, अपने ओमिक्स में इसका यूज करते हैं, फोरेंसिक साइंस और फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल आप मिलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे